फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है कि वी ऑल एज वी ऑल नो कि आप लोगों की जो पास प्रोटीन होती है वो आपकी 3D फॉर्म में होती है। पहले वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर जस्ट अमीनो एसिड्स जो है वो लिंक अप हुए हुए होते हैं, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद आपकी जो प्रोटीन है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाती है विच इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स फॉर्मेशंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स। हर तरह के अमीनो एसिड्स जो है वो बीटा शीट्स और अल्फा हेलिक्स नहीं बना सकते, बल्कि कुछ अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट्स की वजह से ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उसके बाद ये तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं बेसिकली ये भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये अकेला एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसी और दूसरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के साथ मिलता है या दो से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलते हैं और फिर उसके बाद वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरेक्ट करके प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट करते हैं ताकि प्रोटीन जो है वो मेच्योर हो सके। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन क्या है कि हमारे पास जो है वो एक कोई प्रोटीन जो है वो आइसोलेट हो गई है, फिर प्योरीफाई भी हो गई है, प्योरीफाई करने के बाद हमने उसका सीक्वेंस भी देख लिया, उसका फंक्शन भी हो गया। अब हम उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस किस्म का है या वो किस तरह के 3D कन्फॉर्मर में मौजूद है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सर्टन टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जो आज फर्स्ट टेक्निक हम यूज़ करेंगे पढ़ेंगे, दैट इज़ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा होपफुली। आज इसको जो है वो हम दोबारा देख लेते हैं और कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किसको कहा जाता है। इसके अंदर जो है एज अ नेम इंडिकेट्स, इसके अंदर आपकी एक्स रेज यूज़ होंगी और वो एक्स रेज किस फॉर्म में यूज़ हो रही हैं। एक्स रेज यूज़ करने में इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्स रेज को यूज़ किस चीज़ के ऊपर किया जाना है, सैंपल किस किस्म का होगा, ये आपका डिपेंड करता है। अब आपने एक्सरेज तो आपके पास आ गई हैं। अब जो एक्सरेज आपके पास मौजूद है, एक्सरेज को आप लोगों ने सैंपल, आप लोगों को एक स्पेसिफिक सैंपल चाहिए जिसके ऊपर आप उन एक्सरेज को बम्बार्ड करके अपना एक जो स्ट्रक्चर है आपके पास, सॉरी ये जो आपके पास प्रोटीन मौजूद है उसका स्ट्रक्चर या उसके अंदर मौजूद एंगल्स और उसके अलावा उसके अंदर मौजूद डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं वो आप देख सको। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स किस चीज़ के हैं, दो ज़्यादा प्रोटीन क्रिस्टल्स। उसके बाद उसके अंदर उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बेस के ऊपर उसको चेक ओवरऑल किया जाता है। डायफ्रैक्शन पैटर्न्स होते हैं, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स जो है वो सारी चीज़ें इनके अंदर आएंगी। इसका ये एक ओवरव्यू है आपकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का। सबसे पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को देख लेते हैं कि ये आपका क्या है। इट इज़ अ ओवरऑल आउटलाइन कि आपका सबसे पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का ओवरव्यू है। उसके बाद क्रिस्टल्स क्या होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर मैटर करती हैं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है उसकी किस हद तक वैलिडेशन है। उसके अलावा उसके कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स जो हैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हुई हैं। अब सबसे पहले आ जाए जी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये क्या है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू डिटरमिन 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करने का सबसे कॉमन तरीका है। इसके अंदर क्या है कि आपके एक यहाँ पर ये एक मेंशन किया हुआ है पीडीबी। पीडीबी बेसिकली प्रोटीन डाटा बैंक, ये एक डेटाबेस है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है और इसके अंदर तमाम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स जो कि एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दो टेक्निक्स और इसके अलावा क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन 3 टेक्निक्स के साथ डिटरमिन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके अंदर सेव किए गए हैं। अब जो इन तीनों के अंदर जो ये तीन मैंने आप लोगों को बताई टेक्निक्स, इन तीनों टेक्निक्स में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है।
डिफरेंस किस चीज़ का है कि हर एक की अपनी-अपनी मेजरिंग कैपेसिटी है, हर एक की अपनी-अपनी जो है वो एक लिमिटेशन है, जिसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स इससे किए जाते हैं, कुछ दूसरी टेक्नीक से किए जाते हैं। अब इसके अंदर पीडीबी के अंदर जो मौजूद स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से 90% जो है वो एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी के साथ डिटरमिन किए गए हैं। एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली यूज टू डिटरमिन स्ट्रक्चर्स ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स, सिर्फ आपकी प्रोटीन के लिए नहीं कि आपके दूसरे मॉलिक्यूल्स की ये भी यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आरएनए के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ड्रग्स भी आ जाती हैं, आपके वाइटामिन आ जाते हैं, इसके अलावा आपके जो है मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी कुछ इसके अंदर आते हैं, यानी कि ये सारे मॉल्स जो हैं इनको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, अब इसको इसको कवर करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास आपको पता है प्रोटियोमिक्स जो है वो आपने जब बिल्कुल स्टार्टिंग हमने की थी प्रोटियोमिक्स की, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि देयर इज़ सब फील्ड जिसके अंदर इसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन या स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स सिस्टम बायोलॉजी की तरफ भी लेके जाती है। जब तक हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं होगा, वी कैन नॉट डिटरमिन द इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स वेल, जिसकी वजह से इसका जो है हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को फिगर आउट करना, उनको फाइंड आउट करना इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अंदर बेसिक आइडिया क्या है कि आपके सबसे पहले बेसिक आइडिया क्या है कि आपका जो मॉलिक्यूल आप जिसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना चाहते हो, इसको सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाया जाता है। व्हाई इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म? वी ऑल नो दैट प्रोटीन्स आर सॉफ्ट इन नेचर, दीज आर सॉफ्ट बॉडीज। तो अगर आप इसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं लाओगे तो ये आपकी हल्की सी भी चेंज ऑफ पीएच, चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से अपनी शक्ल चेंज कर देती हैं। अब चेंज ऑफ टेम्परेचर की बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज एल्ब्यूमिन। आप लोगों ने एग जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। एग एल्ब्यूमिन आप लोगों ने देखी होगी कि जिस टाइम आप उसे एग को ब्रेक करते हो तो वो आपकी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन ज़रा से और ज़रा सा उसको पकाते हो तो उसके अंदर ऑयल में या पानी में, जिस तरह भी बॉईल करो तो पानी में, और अगर आप जैसे फ्राई करो तो ज़रा सा भी उसको जब हीट पहुंचती है, चाहे वो ऑयल के अंदर हो या वो उसके अंदर हो, तो वो फौरन जो है वो वाइट ओपेक कलर में हो जाती है, ओपेक हो जाती है और वाइट कलर में हो जाती है। तो क्या है कि आपकी जैसे ही एक्सरे जब आप इसके ऊपर ज़ाहिर है बम्बार्ड कर रहे हो किसी भी चीज़ पे, तो उसके अंदर जो है किसी ना किसी चीज़ का चेंज आएगा, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होती है, और हम उसको एज सच यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि उसको किसी तरह किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज किया जाता है इन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। उसके बाद एक्स रेज जो है उसके ऊपर बम्बार्ड की जाती हैं। अब इससे क्या होगा, जैसे ही आपकी जो एक्सरेज आप उसके ऊपर बम्बार्ड करोगे तो आपके क्रिस्टल के ऊपर जो है डायफ्रैक्शन पैटर्न आ जाएगा। डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या है कि आपकी वेरिंग ब्राइटनेस के जो स्पॉट्स हैं वो आ जाएंगे, कहीं पर ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, कहीं पर लेस होगी। वो क्या वजह है? जहाँ पर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या उसके अंदर जो इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उसकी बेस के ऊपर ये आपकी जो है वो आता है। यहाँ पर एक नीचे इमेज भी शो किया गया है। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पर आपका जो ये पैटर्न आया हुआ है डायफ्रैक्शन पैटर्न, उस पैटर्न की बेस के ऊपर 3D स्ट्रक्चर जो है वो इन्फर किया जाता है कि इस किस्म का 3D स्ट्रक्चर होगा। अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि सिर्फ एक इमेज नहीं लिया जाता, बल्कि मल्टीपल इमेजेस लिए जाते हैं। इस डायफ्रैक्शन पैटर्न को मल्टीपल एंगल से एक्सरेज को बम्बार्ड करके लिया जाता है, और उसके बाद जो है उसके डिफरेंट एंगल से उसको लेके चेक किया जाता है। अब ज़ाहिर है रोटेट हो रहा है, रोटेशन में उसको डिफरेंट एंगल से चेक करेंगे तभी हमारे पास 3 डायमेंशन आएगा। लेकिन अब इसके अंदर चैलेंजिंग क्या है कि ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम बन जाती है, बिकॉज वी हैव टू डील विद मल्टीपल इमेजेस एट अ सिंगल टाइम। उसके अलावा जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट साइड से डिफरेंट एंगल आएगा एक ही मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इट टर्न्स आउट द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज क्लोजली रिलेटेड टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल वी क्रिस्टलाइज। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये एक स्पेशल फंक्शन है, आप लोगों ने अब आई डोंट नो पढ़ा है या नहीं, बट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर जो है वो बहुत
स्पेशल किस्म के जो अमाउंट्स हैं या जो स्पेशल फिगर्स होती हैं उनको चेक किया जाता है। अब ये आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसके ऊपर बहुत जो ज़्यादा डिपेंड करता है आपका इमेज, कि वो आपको किस किस्म का डायफ्रैक्शन पैटर्न देगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर डायफ्रैक्शन पैटर्न और तरह का आएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहाँ पर डायफ्रैक्शन पैटर्न और तरह का आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इट डिपेंड्स ऑन द साइड चेन्स, क्योंकि मेन चेन सारे के सारे अमाइनो एसिड्स की सेम है। वी ऑल नो कि उसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक उसके पास अल्फा कार्बन है और एक उसके साथ नाइट्रोजन बेस है और तीसरी तरफ उसके पास हाइड्रोजन है। ये उसका जो है ये कंफर्म है। अब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिपेंडिंग ऑन द साइड चेन्स। साइड चेन में जितने एटम ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी, डेंसर मटेरियल आ जाएगा। एज वी ऑल नो कि आप लोगों ने इसकी एग्जांपल आप लोगों को ग्राम स्टेनिंग से दी जा सकती है। आप लोगों ने ग्राम स्टेनिंग की है कि आपके प्रोटीन सर्टेन बैक्टीरिया जो हैं वो ग्राम स्टेन को रिटेन करते हैं और कुछ जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्राम स्टेनिंग को रिटेन नहीं कर पाते, उनके पास लाइट कलर आता है। बेसिकली जो ग्राम स्टेनिंग है उसमें क्या होता है, उसके अंदर पैटर्न ये है कि बैक्टीरियाज जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के ऊपर एक एक्स्ट्रा शीट होती है। वो एक्स्ट्रा शीट जाहिर है मॉलिक्यूल से बन के मिलके बन रही है या एटम से मिलके बन रही है। अब एटम चूंकि इंक्रीज हो गए हैं, उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से उसके अंदर डाई रिटेन ज्यादा कर जाएगी या उसके अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर जाएगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा वहां पर मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो पेनिट्रेशन है वो कम होती चली जाती है। यहाँ पर भी इसी तरह से है, जहाँ जहाँ पर आपके जो है बिग अमाइनो एसिड्स हैं या आपके आप कह लो कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कंटेनिंग बेंजीन रिंग्स वाले अमाइनो एसिड जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। बिफोर we even worry about that, what that means, let's go back and discuss what a crystal is and what electron density is. उसने अभी कहा है कि पहले उसको जो है वो कर लेते हैं। अब क्रिस्टल्स के ऊपर आ जाओ। क्रिस्टल्स आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं कि क्रिस्टल क्या होता है, कि इट इज़ अ 3D स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल और इट कुड बेसिकली इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट, जिसके जो कि मिल के एक क्रिस्टल बनाते हैं। एक सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से क्रिस्टल नहीं बनता। आप लोगों ने NaCl का पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने जो टेबल शुगर यूज होती है उसके बारे में पढ़ा हुआ है कि वो आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स होते हैं। अब यहाँ पर अंडर सर्टेन कंडीशन मॉलिक्यूल्स लाइन अप इनटू अ रेगुलर ग्रिड अ लेटर्स। फॉर एग्जांपल टेबल सॉल्ट, ये टेबल सॉल्ट का क्रिस्टल उसने दिखाया हुआ है कि जो हमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे होते हैं टेबल सॉल्ट के, बेसिकली वो आपके इस किस्म के NaCl के बने हुए क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, इसको लेटर्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसके साथ जो है ये आपके जो है ये तो आपका सिंपल एक सॉल्ट के बारे में बताया गया था, लेकिन अब आपके जो प्रोटीन्स हैं वो भी क्रिस्टल बनाते हैं। वो क्या है कि वो एक रेगुलर ग्रिड की फॉर्म में, जिस तरह यहाँ पर इंसुलिन के क्रिस्टल शो किए हुए हैं, कि ये भी एक रेगुलर ग्रिड या लेटस की फॉर्म में पैक हो जाता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें एंटायर प्रोटीन्स विल पैक इनटू अ रेगुलर ग्रिड फॉर्मिंग अ लेटस। ये जो आपका लेटेस है ये आपका इंसुलिन क्रिस्टल्स का लेटेस शो किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोटीन्स के उसका बताया है कि आपके किस तरह से है। यहाँ पर उसने जो है ये इम्यूनोग्लोबिन बाइंडिंग डोमेन जो है उसके डिफरेंट फॉर्म्स बताई हैं, मल्टीपल उसके व्यू दिखाए हैं कि किस किस तरह से वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाता है या वो शो किया जाता है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर कंडीशंस क्या होंगी आपके क्रिस्टल को बनाने के लिए, कि आपका जो क्रिस्टलोग्राफर्स हैं वो आपके
क्रिस्टलोग्राफर्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, जो कि एक एक प्रोटीन के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं, सो दैट अ सिंगल प्रोटीन कैन फॉर्म परफेक्ट क्रिस्टल्स, और उनके जो है वो परफेक्ट क्रिस्टल बनाते बनाते उनका जो फंक्शन है या उनका जो स्ट्रक्चर है वो लॉस ना हो जाए, ठीक है। गेटिंग प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रिस्टल्स कैन बी हार्ड, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अगर आपका क्रिस्टल खराब हो जाए तो आपकी पूरी की पूरी आगे जो टेक्निक अप्लाई होनी है वो बेकार जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या है, अगर आपका जो है वो क्रिस्टलोग्राफी या आपके क्रिस्टल फॉर्मेशन सही नहीं हुई तो आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमिन जो हुआ है वो भी गलत है। इसलिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड इट इज़ मोस्ट हार्ड स्टेप, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अब इसके अंदर क्या है कि आपके डिफरेंट, अब एक इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी जो प्रोटीन होती है इट डजंट हैव सिंगल फॉर्म, एक प्रोटीन का एक ही स्ट्रक्चर नहीं होता। इन्वायरमेंट की वजह से उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है चेंजेस आ सकती हैं इन नेचुरल, इन ड्यू टू चेंज इन इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट, वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ऐसी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हार्ड टू वो हार्ड होते हैं बनाने में, या उनको उनके ऐसी प्रोटीन्स की क्रिस्टल्स जो हैं वो बनाना मुश्किल हो जाता है। क्रिस्टलोग्राफी गिव्स यू अ स्टैटिक स्नैपशॉट ऑफ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर का स्टैटिक स्नैपशॉट देता है। स्नैपशॉट क्या, स्टैटिक स्नैपशॉट क्या है कि वो आपको प्रोटीन के एक साइड का जो है वो स्नैपशॉट देता है बहुत अच्छा। दिस स्नैपशॉट कॉरिस्पॉन्ड्स टू द प्रोटीन्स एवरेज स्ट्रक्चर, कभी कभी ये वाला जो स्नैपशॉट मिल रहा है ये आपके प्रोटीन के कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपके एवरेज स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाता है या उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब बट इज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेसिकली मॉलिक्यूल की एक एक इलेक्ट्रॉन या एक एक एटम की पोजीशन है जो कि स्पेस में उसको गिवन है। अब एक एटम के अंदर प्रोटीन का सॉरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, प्रोटॉन भी मौजूद हैं, न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वी ऑल नो दैट दे आर इन फॉर्म ऑफ योर न्यूक्लियस, वो अंदर होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बाहर होता है। The electron density corresponding to the 3D structure of a molecule gives the probability of finding an electron at each point in space. एक एक इलेक्ट्रॉन आपकी किस स्पेस के किस जगह पर मौजूद है इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना और उसको चेक आउट करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक्सरे बाउंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे हिट, बेसिक जो आपके किसी भी एक्सरे जो जितने भी ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन टेक्निक्स हैं इनका बेसिक फंक्शन जो है ये दैट इज द बाउंसिंग ऑफ रेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, जिस जगह पे जाके आपकी रेज हिट करती हैं, जैसे ही वी ऑल नो देयर इज अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जहां पर भी हार्ड चीज आएगी वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। उसकी बेस के ऊपर हमारे पास जो है वो ओवरऑल प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं या उनको डिटरमिन किया जाता है। अब डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में समझ आ गई कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। When you shine a light beam through a crystal, you get a distinctive pattern of bright spots called a diffraction pattern. अब क्या है कि आप जैसे ही लाइट बीम उसके ऊपर शाइन करते हो क्रिस्टल के ऊपर तो उसकी वजह से डिस्टिंक्टिव पैटर्न बनेगा। ये डिस्टिंक्टिव जो है डिस्टिंक्ट पैटर्न क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की क्लाउड्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एटम के लिहाज से फर्क आ जाती है। उसकी वजह से जो हर एटम का पैटर्न है वो डिस्टिंक्ट बनता है, called diffraction pattern, उसको हम diffraction pattern कहते हैं। The dark spots are sometimes pictured in light shades, white and sometimes in dark shades, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो तरह से उसने दिखाया हुआ है कि एक तो डार्क बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट कलर से है और उसके अलावा आपके ब्लैक व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से भी, ये दोनों तरह से इसको पिक्चर किया जाता है। आफ्टर दैट डायफ्रैक्शन पैटर्न जब हमारे पास आ गया है, ये आपका बेसिकली 3 डायमेंशनल होता है। क्यों, क्योंकि आप इसको मल्टीपल टाइम्स ले रहे हो। इफ़ यू मूव द इमेजिंग प्लेन, अगर आप इमेजिंग प्लेन मूव करो, मूव किस तरह से करना है,
कि इसको अलोंग वाई एक्सिस रोटेट कर लो अगर, और रोटेट द क्रिस्टल, या क्रिस्टल रोटेट कर लो, यू सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट। तो आप क्रिस्टल्स के डिफरेंट पार्ट्स का डिफ्रैक्शन पैटर्न ले सकते हो। अब यहाँ पर जो है व्हाट कॉजेज डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता कैसे है? ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से बनता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसके साथ हो रही है? विद योर atoms, with your electrons, ठीक है। the bright spots are places where light interferes constructively। bright spots वो जगह हैं जहां पर light interfere कर रही है constructively। elsewhere it tends to interfere destructively। जहां पर वो cancel out हो रही है वहां पर आपके डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं। जहां पर वो कैंसिल नहीं हो रही या वो दूर जा सकती है वहां पर उसका ब्राइट स्पॉट है, ठीक है। अब इसकी जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ऑब्वियसली, इट इज जस्ट इन कंट्रोल ऑफ योर क्रिस्टल, कि क्रिस्टल में जिस जिस जगह पर वो अंदर तक पेनिट्रेट, जितना अंदर तक पेनिट्रेट करेगी उसका वहां पर उतना ही ब्राइटर स्पॉट आएगा। जितना कम पेनिट्रेट होगी, कैंसल आउट हो जाएगी, वहां पर डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर उसने इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बताया है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। It turns out that the diffraction pattern is a Fourier transform of the electron density। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक छोटी टर्म थी क्योंकि उसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेक किया जा रहा था जैसे ही एक्सरे उसके ऊपर बम्बार्ड होती थी। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न पूरी की पूरी प्रोटीन का है। दैट इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटी चीज है और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिफ्रैक्शन पैटर्न। Both the electron density and the diffraction pattern are functions of three dimensions। दोनों ही 3 डायमेंशन से रिलेटेड हैं। दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन अ 3D वॉल्यूम। यानी कि ये 3 डायमेंशन के जो है वो 3 डायमेंशन स्पेस में ही कंफर्म बताते हैं। Each bright spot in the diffraction pattern corresponds to one sinusoidal component of the electron density। अब एक bright spot जो है diffraction pattern में मौजूद वो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के एक पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। द फोरियर ट्रांसफॉर्म गिव्स अ मैग्नीट्यूड एंड अ फेज। मैग्नीट्यूड के वो कितना बड़ा या छोटा है और उसके अलावा फेज फॉर ईच सिनोसाइड के उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर कितनी शिफ्ट मौजूद है या वो किस हद तक रोटेट कर सकता है या अपनी जगह से मूव कर सकता है। बट इट्स ओनली प्रैक्टिकल टू मेजर द एम्पलीट्यूड नॉट द फेज। लेकिन क्या है कि हम उसके शिफ्ट को एम्पलीट्यूड डिस्टेंस मेजर से फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन उसके स्पेसिफिक फेज से नहीं कि वो 3 डायमेंशन में किस फेज में मूव किया है। ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट गिव्स द मैग्नीट्यूड। जितना ब्राइट होगा वो उतना ही अंदर पेनिट्रेटेड होगा, वो उतनी ही बड़ी मैग्नीट्यूड देगा कि हाँ जी यहाँ पर ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, अब इसके बाद है जी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या है? कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम चूंकि हमारे पास मल्टीपल डिफ्रैक्शन पैटर्न आ रहे हैं तो उसकी वजह से उसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करना और फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन के बारे में या एक एटम के बारे में कंफर्म बताना कि वो किस स्पेस में मौजूद है, ये चैलेंज है। गिवन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न डिटरमिन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड और द पोजीशन ऑफ ईच एटम। सबसे पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न की बेस के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उसकी पोजीशन ऑफ ईच एटम जो है उसको डिटरमिन किया जाता है। If we had a magnitude and a phase associated with each spot in the diffraction pattern and thus with each 3D sinusoid, then we could just sum up appropriately scaled and shifted 3D sinusoids to recover the electron density। अब मैग्नीट्यूड और फेज की वजह से हमारे पास अगर वो ये दोनों इंफॉर्मेशन मौजूद हैं तो हम इजीली जो है वो 3 डायमेंशन जो है वो रिकवर कर सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर नहीं है तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट वी डोंट हैव द फेजेस। लेकिन चूंकि हमारे पास फेज नहीं है, सिर्फ एम्पलीट्यूड आता है फेज का, दिस मेक्स द प्रॉब्लम अनडिटरमिन्ड। In principle, multiple electron densities could give rise to the same set of diffraction pattern magnitudes। अब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज जो हैं वो आपके एक ही पैटर्न मैग्नीट्यूड को का सेट दे सकती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपके पास जो स्पेसिफिक पॉइंट हैं या जो आपके क्लोजली
स्पॉटेड पॉइंट्स हैं उनको फिगर आउट करना, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दोज वोंट कोरिस्पॉन्ड टू रीजनेबल 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, लेकिन जो इनकी ज़्यादातर मेजॉरिटी है वो आपके रीजनेबल 3D स्ट्रक्चर्स को कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती या वो उसका नहीं बताती। अब जनरल अप्रोच जो यूज़ की जाती है दैट इज़ इनिशियल फेजिंग। इनिशियल उसकी फेजिंग की जाती है सबसे पहले, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फॉर द स्ट्रक्चर जो है वो यूज किया जाता है, एंड दस एन अप्रोक्सीमेट सेट ऑफ फेजेस, आपके अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा, और यानी कि फेजेस का सेट यूज किया जाता है। दूसरा फेज रिफाइनमेंट है, स्टेप 2। ये इसके अंदर क्या किया जाता है कि आपकी जो है जो थोड़ी बहुत रह गई हैं, ऊंच नीच रह गई है आपके स्ट्रक्चर्स में, वो यहाँ पे ढूंढी जाती है, और उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू इम्प्रूव किया जाता है और उसको ताकि वो बेहतर फिट हो सके। अब